हेलो बच्चों, राम राम नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसकी सारी एप्लीकेशंस जो है वो आज के लेक्चर में आने वाली है भाई। इस अकेले ही लेक्चर से बिल्कुल गारंटी है कि नीट के अंदर तो एक क्वेश्चन पक्का ही आना है। मैंने खुद यहाँ पर नीट के काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि इन 3 टॉपिक से आए हैं और वो इंक्लूड किए हैं। तो जल्दी से भाई हम लोग बता देते हैं सबसे पहले कि हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, व्हाट वी आर अबाउट टू लर्न इन दिस लेक्चर। देखो, हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ लेक्चर नंबर 2 में, है ना, जो कि क्या बता रहा था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन, इसके बराबर होता था। अब ये फर्स्ट लॉ है ना, ये अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसा होगा, इरिवर्सिबल के लिए कैसा होगा। इसके अलावा बहुत सी तरह की जो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सब के हिसाब से ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, और वो जो नई इक्वेशन बनेंगी मॉडिफिकेशन के बाद उनको कैसे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं भाई। तो ये तरीके की हमारे पास कुछ कंटेंट है जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। बहुत सारा कंटेंट हमारे पास है आज पढ़ने के लिए। लेक्चर हो सकता है 20-25 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आज के लेक्चर में करके रहेंगे, ठीक है भाई। तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें रिवाइज करनी पड़ेंगी। हो सकता है कोई स्टूडेंट डायरेक्टली यही लेक्चर देख रहा हो, तो उसके लिए भी ये सारी बातें पहले से जानना जरूरी है आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये मैं बिल्कुल 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। पहली बात क्या है भाई, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो कि हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिस्टम की स्टेट जैसे ही चेंज करती थी ए से बी के अंदर, तो कुछ फंक्शन ऐसे होते थे जिनकी वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगी, उनको बोला जाता था स्टेट फंक्शन। हाउएवर दूसरे कुछ फंक्शन ऐसे भी होते थे जो कि इस चीज पे डिपेंड करते थे कि ए स्टेट जब बी स्टेट के अंदर चेंज हुई है तो पाथ कौन सा फॉलो किया हुआ है, डायरेक्टली चेंज हुआ है, मल्टीपल स्टेप से आई है, एकदम इस तरीके का कोई भी पाथ हो सकता है जो कि फॉलो किया हो। तो जो फंक्शंस इन पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको क्या बोला जाता था, पाथ फंक्शन। तो ये दो तरीके के फंक्शन होते थे। साथ में भाई फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था जिसके अंदर क्या था भाई, इंटरनल एनर्जी जो भी चेंज करेगी किसी भी सिस्टम की वो हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन के बराबर होगी। इसके अलावा हीट का साइन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये भी हमने समझा था। क्या था भाई, अगर हीट सिस्टम को दे रहे हैं मतलब हम इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो क्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अगर सिस्टम जो है वो हीट लूज कर रहा है सराउंडिंग में तब क्यू का साइन हो जाता था नेगेटिव। उसके बाद में वर्क डन, भाई वर्क डन कैसा था, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होता था, वर्क वाज डन ऑन द सिस्टम, तब उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती थी और वहां पर क्या हो जाता था भाई, वर्क डन का साइन हो जाता था पॉजिटिव, क्योंकि वो ऐड कर रहा है एनर्जी हमारे सिस्टम के अंदर। वहीं अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा हो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तब उसकी इंटरनल एनर्जी कंज्यूम होती थी, कम होती थी, लोअर डाउन होती थी, इसलिए वहां पर साइन हो जाता था नेगेटिव। तो जो साइन थे हीट के और वर्क के, वो प्रोसेस कौन सी है उस स्पेसिफिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते थे। प्रोसेस जो है हमें दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर, उससे हम लोग बड़े आराम से समझ जाते हैं कि क्यू का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो ये कुछ बातें हैं भाई जो हम लोग 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर करते हैं भाई स्टार्ट। अच्छा, देखो, एक ये एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से समझ लिया ना, इसका सॉल्यूशन जो मैं बताने वाला हूँ वो अगर समझ गए तो आज का पूरा लेक्चर ही आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। काफी सारे कॉन्सेप्ट जो इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले थे वो इस अकेले क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे। और क्योंकि एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। समझते हैं भाई क्वेश्चन को। देखो, स्टेटमेंट पढ़ के कैसे अप्रोच करना है बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है फर्स्ट लॉ के हिसाब से, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्सप्रेस हमें करना है अलग अलग तरीके की प्रोसेस के लिए। यहां पर इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें लिखना है। पहला क्या है भाई, पहली कंडीशन क्या है, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ वॉल्स डज द सिस्टम हैव। यहां पर क्या बताया गया है, देखो, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से कोई भी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब नहीं की, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो यहाँ पर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हीट का एक्सचेंज कितना है भाई, 0 है, नो हीट इज एक्सचेंज। लेकिन वर्क जो है किया गया है, और वर्क भी कैसा है भाई, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर काम होता है तब वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वहां पर W का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा कुछ ऐसा, WU विल बी इक्वल टू प्लस W, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, प्लस W, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखो हमें क्या बताना है भाई, व्हाट टाइप ऑफ वोल्ट्स डज द सिस्टम हैव, सिस्टम की वोल्ट्स कैसी होंगी। देखो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, हीट जो है ना सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही, ना सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ रही। इस तरीके का अगर हमारा सिस्टम होता था, तो अगर इसकी वॉल होती थी नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग वॉल होने से क्या होता था, हीट ना बाहर से अंदर आ पाती थी, ना अंदर से बाहर जा पाती थी। इस तरीके के सिस्टम को बोलते थे आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये कौन सा सिस्टम है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है मतलब वोल्स कैसी हैं, नॉन कंडक्टिंग वोल्स हैं, या फिर नॉन कंडक्टिंग वोल्स को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडियाबैटिक वोल्स बोल सकते हैं, एडियाबैटिक वोल्स या फिर नॉन कंडक्टिंग वोल्स जो हीट का एक्सचेंज नहीं करेंगी। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता था, एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता था जहां पर हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी, और सिस्टम की वोल्स भी कैसी हो जाएगी, एडियाबैटिक या फिर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है भाई, सेकंड देखते हैं, हमें क्या करना है भाई, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है सिस्टम के लिए, कब, व्हेन नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, लेकिन बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, ये रहा, आउट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम ने हीट लूज की है, सिस्टम ने अपने से बाहर हीट निकाली है। तो यहां पर क्या होगा भाई, देखो सबसे पहली बात तो क्योंकि वर्क डन नहीं हुआ इसलिए इस बार W की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा भाई, Q के बराबर हो जाएगा। अब Q का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कैसे डिसाइड करें, देखो स्टेटमेंट देखो, प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम के अंदर से बाहर निकाल ली गई है हीट, ओवरऑल सिस्टम ने हीट लूज की है सराउंडिंग्स में, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आया होगा। जब ऐसा होता है तो क्यू का साइन कैसा होता था भाई, नेगेटिव होता था, हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, इसलिए इंटरनल एनर्जी कम होगी, और क्यू का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आगे क्या है भाई, व्हाट टाइप ऑफ वोल्स डज द सिस्टम हैव, सिस्टम की वोल्स यहाँ पर कैसी होंगी, हीट का एक्सचेंज हो रहा है इसलिए हीट का, इसलिए वोल्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग होंगी या नॉन कंडक्टिंग होंगी, तो हीट का एक्सचेंज अगर हो रहा है तो वोल्स हो जाएंगी कंडक्टिंग, थर्मली कंडक्टिंग वोल्स हमारे पास हो जाएंगी भाई। सेकंड का आंसर हम लोग समझ गए। ये देख लो आप लोग अभी समझ गए होंगे हमने क्या कहा था, अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट लॉ कैसे मॉडिफाई हो रहा है अलग अलग प्रोसेस के लिए, ये चीज आप लोग के क्वेश्चन से ही समझ जाओगे, पूरे लेक्चर में जो आने वाला है उसमें काफी कुछ तो आप लोग इसी क्वेश्चन में ही समझ जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, डब्ल्यू वर्क इज डन बाई द सिस्टम एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अब बताओ भाई कैसा होगा हमारा फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन, खुद को थोड़ा सा हम लोग करते हैं शिफ्ट, सरक सरक उधर, हाँ, थर्ड हमारे पास इस तरफ आ गया है भाई। देखो यहां पर क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यहां पर सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम अगर काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी कंज्यूम होने वाली है, इंटरनल एनर्जी कम होने वाली है, सिस्टम एनर्जी खर्च कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो डब्ल्यू का साइन होता है भाई नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम इसलिए वर्क हो जाएगा नेगेटिव, माइनस डब्ल्यू मैंने यहां पर जो है लिख दिया। आगे क्या है भाई, डब्ल्यू यू के बाद हीट
इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को हमने हीट दी है। अगर सिस्टम हीट कंज्यूम कर रहा है तब वहां पर इंटरनल एनर्जी रेज होती है। तो यहाँ पर सिस्टम को अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो क्यू का साइन भी हो जाएगा पॉजिटिव, क्यू इज पॉजिटिव, डब्ल्यू इज नेगेटिव। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू, या फिर क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू हम लोग जनरली आगे लिखते हैं, तो आप लोग भी चाहो तो प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हो। मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया है ना, एक्सप्रेशन वही है, बस प्रॉपर्टीज इधर उधर हो गई है। यहाँ पर देखो भाई ये एक्सप्रेशन बन गया इंटरनल एनर्जी का। और क्या बताना है भाई, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वोल्स, ओके, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, किस तरीके का सिस्टम ये होगा। यहाँ पर देखो भाई जनरली आपको यही मानना है कि सिस्टम कोई भी मैटर का एक्सचेंज नहीं कर रहा है, जब तक वो स्पेशली ना बोल दे कि भाई कोई गैस वगैरह लीक हो गई है हमारी रिएक्शन में से, कोई मैटर एस्केप कर गया है, तब तक आपको क्या मानना है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अब मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हीट भी एक्सचेंज हो रही है, वर्क भी डन हो रहा है। अगर हीट एक्सचेंज हो रही है तो मतलब आइसोलेटेड सिस्टम वो नहीं होगा, वो कौन सा सिस्टम होने वाला है, फिर क्लोज्ड सिस्टम ही होने वाला है। तो यहां पर ये सिस्टम हो जाएगा क्लोज्ड सिस्टम। इस तरीके का सिस्टम हमारे पास ये हो जाएगा। ये था भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हमारा पूरा लेक्चर ही ऑलमोस्ट इसने निपटा दिया है एक सिंगल क्वेश्चन ने। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लो और इन तीनों बातों को समझ लो, कैसे इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने चेंज कर दिया अलग अलग प्रोसेस के लिए। मेन बात क्या है भाई, अगर हीट चेंज ना हो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में तो क्यू की वैल्यू जीरो, और अगर वर्क डन ना हो तो डब्ल्यू की वैल्यू जीरो। तो डेल्टा यू एक केस में डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा और एक केस में क्यू के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ना अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग मॉडिफाई करते हैं भाई फर्स्ट लॉ को। समझ गए, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आज। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, आपने ना एक एक्सपेरिमेंट सा देखा होगा, उसके अंदर क्या करते हैं भाई, एक सिलेंडर ले लेते हैं और पिस्टन को ऐसे ऊपर नीचे करके गैस को कंप्रेस और एक्सपेंड करते रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये समझो कि ये जो मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर गैस को हम लोग कंप्रेस या फिर एक्सपेंड कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट का आखिर केमिस्ट्री में क्या काम है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्यों बढ़ाया जा रहा है फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से। तो देखो भाई इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है केमिस्ट्री के अंदर, जो कि हम लोग समझने वाले हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई कभी भी खुल जाती है। ओके गूगल, ये फिर खुल गई देखो। यहां पर देखो भाई वो जो एक्सपेरिमेंट होता है, डिस्टर्ब कर दिया यार। वो जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग पिस्टन की हेल्प से गैस को कंप्रेस या फिर एक्सपेंड करते हैं, वो आखिर केमिस्ट्री के अंदर कर क्या रहा है ये हम लोग समझते हैं भाई। देखो केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं भाई, रिएक्शन लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये फोटो भी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनवाई है। ये उसको नहीं पता होता कि रिएक्शन हम लोग कोनिकल फ्लास्क में करवाते हैं या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क में। आमतौर पे राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, आरबी लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोनिकल फ्लास्क के अंदर गर्म कर रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा गर्म हो रहा है और इसके अंदर से एक टाइप की गैस निकल रही है। ये जो गैस रिलीज हो रही है ना, केमिस्ट्री की काफी सारी रिएक्शंस के अंदर ये गैस रिलीज होती है। जरूरी भी नहीं है कि हमारी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट के साथ गैस बन रही हो या ना बन रही हो, फिर भी गैस रिलीज हो जाती है। कैसे भाई, कई बार हमारा जो सोलवेंट होता है, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स हमने लिए हुए हैं एज सोलवेंट, पानी के अंदर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स ही वेपोराइज होने लगते हैं, है ना। हीट कर रहे हैं तो वेपोराइज हो सकते हैं, इवेपोरेशन फास्ट हो सकता है। मिथेनॉल इथेनॉल किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हो सकता है वो भी वेपोराइज होने लगे। तो गैसेज का बाहर निकलना एक आम प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है भाई, देखो हम लोग रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या फिर उस रिएक्शन को करवाने के लिए नीचे से गर्म कर रहे होते हैं, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे होते हैं ताकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए। तो यहां पर हीट का कन्वर्जन हमको करवाना होता है इंटरनल एनर्जी के अंदर। लेकिन जब ये गैसेज रिलीज होती हैं, गैसेज जब यहां से बाहर निकलती है, तो इनके अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके का मोशन क्रिएट हो रहा है। मॉलिक्यूल्स जो गैस के बाहर निकल रहे हैं वो रोटेट भी कर रहे होंगे, तो रोटेशनल मोशन भी उनका क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो गैसेज बहुत सारा वर्क करती हैं भाई। वो गैसेज जो है एक तरीके से मैकेनिकल वर्क कर रही हैं। तो इस वजह से क्या होगा भाई, जितनी हीट हम लोग सप्लाई कर रहे थे वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि कुछ हीट वर्क डन की फॉर्म में वेस्ट भी हो जाएगी।
अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखो, सबसे पहली बात ये मैं रिपीट करता हूं, हम लोग हीट कर रहे थे इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, लेकिन क्योंकि गैसेज रिलीज हो रही हैं तो वहां पर मोशन क्रिएट हो रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ वर्क भी वो गैसेज कर रही हैं। तो सारी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, बल्कि कुछ हीट वहां पर क्या कर रही है भाई, वर्क भी कर रही है। अब जितना भी वर्क उन गैसेज ने किया उसको क्वांटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उस वर्क को क्वांटिफाई हम लोग करेंगे तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि भाई हमने जितनी हीट दी थी उसमें से कितनी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। मैथमेटिकली हम लोग इसको मैं आपको अभी समझाते हैं भाई। डेल्टा यू वॉज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस प्रोसेस में क्या होता है भाई, हीट हम लोग दे रहे हैं सिस्टम को, इसलिए पॉजिटिव साइन इसका होगा। हाउएवर जो गैसेज रिलीज हो रही है यहाँ से वो वर्क करती हैं, उनके अंदर मोशन क्रिएट होता है, सिस्टम यहाँ पर इस स्पेसिफिक प्रोसेस में वर्क करता है। तो इस स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हो जाएगा क्या, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम वर्क करेगा, बाहर से सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं किया है हमने, सिस्टम में जो गैसेज मूव करती हैं उसकी वजह से ये मैकेनिकल वर्क जो है होता है। तो यहाँ पर गैसेज जो निकल रही है वो वर्क कर रही है, सिस्टम इज डूइंग द वर्क, इसलिए साइन है नेगेटिव। तो हम लोग हीट दे रहे थे ताकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए, लेकिन सारी हीट में से कुछ हीट जो है कन्वर्ट हो जाती है वर्क के अंदर। इसलिए अगर हम लोग इस वर्क की वैल्यू निकाल दें, ये जो गैस यहां से मूव करी, ये गैस यहां से एक्सपैंड हुई, वहां पर इसने कितना वर्क किया, अगर वो वर्क हम लोग क्वांटिटेटिवली निकाल लें, उस वर्क की क्वांटिटी निकाल लें, तो हम लोग आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कितनी हीट हमारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो इसलिए गैसेज जब एक्सपेंड करती हैं तो एक्सपेंड होते हुए कितना वर्क वो करती हैं, ये जानना जरूरी है हम केमिस्ट्री वालों के लिए भी, ना कि सिर्फ फिजिक्स वालों के लिए। तो गैसेज कितना वर्क करेंगी ये किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई, वो कितना एक्सपेंड कर रही हैं, पहले कितना वॉल्यूम था बाद में कितना वॉल्यूम था, उस बेसिस पे हम लोग क्वांटिटेटिवली ये चीज निकाल सकते हैं कि गैसेज कितना वर्क करेंगी। वर्क डन बाय गैसेज ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये इसीलिए हम केमिस्ट्री वालों के लिए जरूरी है, ठीक है भाई। अब हम लोग जब वो पिस्टन वाला एक्सपेरिमेंट करें ना, तो किसी के माइंड में ये डाउट नहीं आना चाहिए सर कि ये फिजिक्स में भी होता है, यहाँ क्यों करवा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई केमिस्ट्री वालों के लिए भी, ठीक है। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट करते हैं। पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है वो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिंपल प्रोसेस समझते हैं भाई, आखिर होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल प्रोसेस इसके अंदर होते हैं, इसलिए कोई भी स्टेप मिस मत करना, धीरे धीरे हम लोग समझना शुरू करते हैं। मान लो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे भाई, 4 4 8 4 9, नहीं 12 16, गणित थोड़ा कमजोर हो गया है। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल थे, इतने ही रहेंगे प्रोसेस में भाई, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम है, पार्टिकल एस्केप नहीं करेंगे, एस्केप नहीं करेंगे। वोल्स जो है वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो सकती है, लेकिन सिस्टम कैसा है भाई, क्लोज्ड है, मैटर एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक पिस्टन रखा हुआ था भाई। आप लोग क्या मान लो कि ये जो पिस्टन हमारा है ये वेटलेस है भाई। ये क्या है, वेटलेस, इसके अंदर कोई वजन नहीं है, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग में अगर ये वेटलेस है तो इसका कोई भी प्रेशर जो है गैस के ऊपर नहीं पड़ रहा, बिल्कुल क्या है भाई, इसके अंदर नेग्लिजिबल प्रेशर है। यहाँ पर ये जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर ये गैस के मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर भी लगा रहे हैं। यहाँ पर PEXT एक्सटर्नल प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो पिस्टन लगाएगा गैस के ऊपर, और P इन, इन मतलब इंटरनल, ये वो प्रेशर है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स लगाएंगे पिस्टन के ऊपर। तो यहाँ पर पिस्टन का जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो नीचे इसको ले जाने की कोशिश करेगा, और गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो ऊपर की तरफ ले जाने के लिए क्रिएट होगा। ये गैसेज आखिर प्रेशर लगाती कैसे हैं भाई, देखो गैसेज के अंदर ना एक टेंडेंसी होती है रैंडमली मूव करने की, उसके पार्टिकल भी एक हद में ही एक दूसरे के क्लोज क्लोज आ सकते हैं। आमतौर पर गैसेज के पार्टिकल एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना रहने की कोशिश करते हैं। बीच में एक पार्टिकल है, बाकी के पार्टिकल कोशिश करेंगे उससे जितना हो सके उतना दूर रहे। ऐसा करते हुए ही वो लोग हमारे सिस्टम के जो भी हमें कंटेनर के अंदर उस गैस को डाला हुआ है उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है भाई, कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए गैस बिल्कुल जितनी एक्सपेंड हो सकती है उतनी यहाँ पर है। तो इंटरनल प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल बराबर हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये पिस्टन बिल्कुल बीच के अंदर अटक गया है।
अगर बाई चांस हम लोग क्या करें भाई, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें, या फिर एक तरीके से ये समझ लो पहले बहुत स्मॉल प्रेशर था, अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया भाई? मान लो हमने ना इस पिस्टन के ऊपर थोड़े से पत्थर रख दिए। पत्थर मोस्टली ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए ब्राउन कलर से मैं यहाँ पर रख देता हूँ भाई कुछ कुछ पत्थर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, और ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और होगा भाई, पहले से पहले कुछ और था, इसको इनिशियल मान लो, यहाँ पर इसको भी इनिशियल मान लो, डैश डैश लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, प्रेशर जैसे ही क्रिएट हुआ तो पिस्टन जो है नीचे आया। तो इससे क्या होगा, गैस के पार्टिकल थोड़े थोड़े प्रेशराइज होंगे, थोड़े थोड़े स्क्वीज होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल मैं कोशिश करूंगा पहले जितने ही रहे। ठीक है भाई, मैटर एस्केप नहीं किया, लेकिन यहां पर क्या किया, गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्रेस हो गए, एक दूसरे के पास पास आ गए। अब गैस के मॉलिक्यूल्स भी एक हद तक ही एक दूसरे के पास पास आ सकते हैं। वो जैसे ही पास पास आएंगे तो वो और ज्यादा तेजी से स्ट्राइक करना शुरू करेंगे वॉल्स के साथ, क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम में अभी वो अवेलेबल है। तो यहां से गैस के पार्टिकल भी और ज्यादा प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देंगे इन वॉल्स के ऊपर। और गैस का जो प्रेशर है वो तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगाए तो पिस्टन जो है वो नीचे आया। अब नीचे वो कब तक आएगा, जब तक कि गैस के जो पार्टिकल हैं वो उस एग्जैक्ट प्रेशर के बराबर ना हो जाए। एक प्रेशर ऊपर से लग रहा है पिस्टन के ऊपर, एक प्रेशर नीचे से लग रहा है। तो जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तभी पिस्टन जो है एक इक्विलिब्रियम में आएगा, एक स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। तो पिस्टन नीचे आना कब रुकेगा, जब इंटरनल प्रेशर बाहर बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के। पहले प्रेशर कम था तो गैस को भी कम प्रेशर लगाना पड़ रहा था हमारे पिस्टन को ऊपर रखने के लिए। यहां पर भी एक इक्विलिब्रियम था, ये सिस्टम की स्टेट ए थी। और जैसे ही हमने थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया पिस्टन के ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स जो थे गैस के वो पास पास आ गए, वॉल्यूम जो है थोड़ा सा स्मॉल हो गया, इसलिए तेजी से स्ट्राइक करने लग गए वोल्ट्स के साथ, और यहाँ पर गैस का प्रेशर भी बढ़ गया। तो ये हो गई भाई सिस्टम की स्टेट बी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस हुआ है जिसके अंदर पहले सिस्टम की स्टेट थी ए, जिसके अंदर प्रेशर एक्सटर्नल बराबर था इंटरनल प्रेशर के, लेकिन दोनों की वैल्यू ही बहुत कम थी। हमने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, जैसे ही कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। सिस्टम ए से आ गया भाई बी स्टेट के अंदर। उसके अंदर भी क्या हुआ भाई, ये कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन कब तक हुआ, जब तक कि गैस का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं आ गया। तो बी स्टेट के ऊपर बेसिकली क्या हुआ, फिर से एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया नीचे के प्रेशर और ऊपर के प्रेशर के अंदर। एक तरीके से ये बोलो सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर फिर से एक इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम अभी भी आया है, इंटरनल प्रेशर अभी भी एक्सटर्नल के प्रेशर के बराबर है, लेकिन दोनों की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है। इन दोनों में डिफरेंस है भाई, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर भले ही बराबर है स्टेट ए के अंदर भी, भले ही इक्विलिब्रियम वहां पर भी है, लेकिन दोनों की वैल्यूज कम है। यहां पर भी ऊपर का और नीचे का प्रेशर बराबर है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अभी भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, पहले से ज्यादा हो गई भाई। इस प्रोसेस को बोला जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन रटो, इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है जिसके अंदर क्या हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम हो। कहां पर हो इक्विलिब्रियम, इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में। यहां पर ए कोमा बी में लिख देता हूं, ए और बी इनिशियल और फाइनल स्टेट जो थी सिस्टम की, वहां पर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, उसको बोला जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पर हम लोग कोई भी ए और बी के बीच की स्टेट का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं कि ए से बी तक जो स्टेट चेंज हुई है उसके बीच में भी कोई इंटरमीडिएट स्टेट थी, धीरे धीरे चेंज हुई है, बीच में बहुत सारी स्टेट रही है, ऐसा नहीं है। ए को डायरेक्टली चेंज किया गया है बी में, प्रेशर एकदम से बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, गैस के पार्टिकल्स ने और ज्यादा प्रेशर लगाया, और थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन फिर भी
फिर से इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम जो है क्रिएट हो गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पर प्रेशर की टर्म में बात कर रहे हैं भाई, दोनों से ऊपर से नीचे से जो है प्रेशर बराबर हो जाए। केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, वो हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के। यहाँ पर किस टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेशर की टर्म में बात कर रहे हैं। जब सराउंडिंग जो प्रेशर लगा रहा है सिस्टम पे, वही प्रेशर सिस्टम भी लगाने लग जाए सराउंडिंग पे, ये प्रेशर वो है जो सराउंडिंग सिस्टम पे लगा रहा है, और इंटरनल प्रेशर जो गैस का है ये वो प्रेशर है जो कि हमारा सिस्टम सराउंडिंग पे लगा रहा है। तो ये दोनों जब बराबर हो जाएं तब हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है आता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, जहां पर ये सिस्टम सराउंडिंग का प्रेशर वाला इक्विलिब्रियम इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर जो है वैलिड हो। ठीक है भाई, ये होता है हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी हम लोग क्या लिखें भाई, इसका हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं छोटा सा, ठीक है। जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर PEXT ये अप्लाई किया, तब हम लोग मान लेते हैं कि जो पिस्टन था वो मूव कर गया एक L लेंथ से, ये लेंथ जो है मूव कर गई। पहले जो गैस थी वो अगर VI वॉल्यूम के अंदर थी, इनिशियल VI मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो अब प्रेशर लगने के बाद इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V फाइनल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है वो समझो। एक्सटर्नल प्रेशर जितना लगाया है हमने वो हमें पता है, गैस पहले कितनी थी बाद में कितनी है ये हमें पता है, और पिस्टन की लेंथ कितनी मूव करी है ये हमें पता है। साथ में क्योंकि पिस्टन हमारे पास ही होता है तो इसका एक तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें पता होता है। एरिया क्या होता है, किसी भी सरफेस का कितना एरिया है उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें पता है। इसकी हेल्प से क्या हम ये निकाल पाएंगे कि जब ऐसा हुआ, जब सिस्टम के ऊपर ये काम हुआ, तब आखिर कितना वर्क हुआ होगा, तो ये हम लोग निकालते हैं भाई। देखो फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है, अब आई है भाई हमारी फिजिक्स आगे। मैं एक काम करता हूँ, खुद को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में करता हूँ स्क्वीज, और हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है भाई वर्क डन के लिए, जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला किन कंडीशन में वैलिड होता है भाई, देखो हम लोग आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 2 in 1 सब्जेक्ट। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, इसको जब हमने F फोर्स के साथ में पुश किया, और कुछ ऐसे पुश किया कि ये D डिस्टेंस के ऊपर मूव कर गया, F फोर्स से D डिस्टेंस के ऊपर जो है मूव कर गया, तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, ऐसे निकलता है। डिस्टेंस कितनी मूव की है पिस्टन ने, L, तो डिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता है भाई, हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ये पिस्टन जब P एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा था तब ये कितनी फोर्स लगा रहा था, ये हमें निकालना है। बहुत आसान है भाई, प्रेशर होता है, क्या आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा और सरकाना पड़ेगा, सरक। प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक सेकंड भाई, बैटरी लो हो गई है। हाँ जी, प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यहां से फोर्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जो कि हो जाएगी प्रेशर। प्रेशर कितना लग रहा है, P एक्सटर्नल। एरिया, एरिया किसका भाई, पिस्टन का एरिया। पिस्टन का एरिया कैसे निकाले भाई, ए लिख दो इसको सिंपल, ए इज द एरिया ऑफ पिस्टन। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, फोर्स की। फोर्स की ये वैल्यू हम लोग वर्क डन में पुट करेंगे, हमारा वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन क्या हो गया भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस था, फोर्स की जगह पे पुट करना है PEXT मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मूव्ड बाई पिस्टन। यहां पर अब ध्यान से समझना भाई, एरिया इंटू लेंथ ये किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है। देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का सिलेंड्रिकल कंटेनर था, ये था हमारे पास एरिया पिस्टन का। पिस्टन बाद में यहां तक जो है मूव कर गया, तो ये एरिया तो वही है, L लेंथ के साथ में ये मूव कर गया है। तो अगर हम लोग इस एरिया को
अगर हम लोग इस एरिया को, ग्रीन कलर वाले एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो वॉल्यूम आ जाएगा जो कि कम हुआ है। ये इतने वॉल्यूम के बराबर ही होने वाला है ना। इस एरिया की मल्टीप्लीकेशन अगर लेंथ के साथ में हम लोग कर देंगे तो वो इस वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा जो वॉल्यूम चेंज हुआ है। ये सीधी सी बात है भाई, एरिया इंटू लेंथ हमेशा वॉल्यूम के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा, क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, कुछ इस तरीके का हमारे पास एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है, जैसे डाइस होता है सांप सीढ़ी के गेम में। ठीक है भाई, यहां पर इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखो अगर इसके ऊपर के टॉप के एरिया को हम लोग बोलते हैं ए स्क्वेयर, और अगर ये लेंथ हो गई ए, तो यहाँ पर पूरे क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका था, ये जो ब्लू कलर से ऊपर मैंने शेडिंग की है, तो ये एरिया था, इसको लेंथ के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा इसका ए क्यूब, है ना। वही काम हमने पिस्टन के साथ में भी किया है। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका था रेड कलर वाला, उसको हमने इस लेंथ के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वो वॉल्यूम आ जाएगा भाई जो चेंज हुआ है। बीच में मान लो इस पिस्टन की फाइनल पोजीशन यहाँ पर थी, तो इतना इतना वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ जाएगा। कब, जब हम लोग इस पिस्टन के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे इस लेंथ के साथ में, इस एरिया को जब मल्टीप्लाई कर देंगे इस लेंथ के साथ में, तब क्या होगा हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा। डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम कितना चेंज हुआ। वी फाइनल अगर यहां पर है, वी इनिशियल अगर ऑलमोस्ट यहां पर था, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। पहले पिस्टन यहां पर था, अब यहां पर है, बीच का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, डेल्टा वी। तो यहां पर एरिया इंटू वॉल्यूम को मैं क्या लिख देता हूं, डेल्टा वी, ये हो जाएगा पी ई एक्स टी। डेल्टा वी क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई वर्क डन का। अभी भी काम बाकी है, साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा और समझना बाकी है। फॉर्मूला तो हमने बना दिया। देखो भाई, यहां पर क्या किया है हमने, यहां पर हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाला है, सही बात है। साथ में हमने क्या किया है भाई, कंप्रेशन किया है, सिस्टम के ऊपर यहां पर काम किया गया है। तो ओवरऑल वर्क डन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि नहीं, ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ा देगा, इसलिए वर्क डन का साइन पॉजिटिव आना चाहिए। हाउएवर, यहां पर इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर प्रेशर जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर यहां पर क्योंकि हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अमाउंट में ही प्रेशर हम लोग लगा रहे होंगे। यहां पर वी एफ फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम इतना सा है, इनिशियल वॉल्यूम ऑलमोस्ट इतना था। तो यहां पर कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी भाई, नेगेटिव आने वाली है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, और जो प्रेशर है वो पॉजिटिव है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर ये चीज गलत हो जाएगी साइन कन्वेंशन के हिसाब से। हमें पता है कि अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो सिर्फ वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ से नेगेटिव आ रहा है। उस नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देते हैं बाहर। तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला जो है बन जाता है। ये जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव हमने लगाया है, ये हमने किस बेसिस पे लगाया है, ये हमने इस बेसिस पे लगाया है ताकि ओवरऑल वर्क डन जो है कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव आ सके, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने लगाया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा भाई एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या, माइनस का पी डेल्टा वी। ये फॉर्मूला जो है हो जाएगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई नीट में, वो भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है भाई, ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है भाई, एकदम से हम लोग क्या करते हैं, ए स्टेट से बी स्टेट में ले जाते हैं सिस्टम को। ए स्टेट के अंदर भी एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है और बी स्टेट के अंदर भी एक प्रेशर का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, उसको बोला जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है भाई, आगे हम लोग समझेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर आखिर कितना जो है वर्क डन होगा। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस पता है क्या होती है, देखो मान लो कि यहाँ पर था हमारा पिस्टन, स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा ही फर्क होता है यहाँ पर, बस यहाँ पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर पिस्टन था, ये थी हमारी स्टेट ए। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस पिस्टन को बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं,
इनफाइनाइटली स्लोली मूव कर रहे हैं। और ऐसा करते करते हम लोग इसको ले गए बी स्टेट के अंदर, जिसके अंदर पिस्टन है ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया है हमारा पिस्टन। बहुत बारीक सा फर्क है यहाँ पर जो कि क्रिएट होता है भाई। अब हमने क्या किया है भाई, हम लोग क्या करते थे पहले भाई, इसके ऊपर वेट ऐड करते थे, थोड़ा टाइम लगता था, गैस का प्रेशर बिल्ड होता था और फिर से इक्विलिब्रियम आ जाता था। अगर हम लोग मान लें कि ये प्रोसेस हमने इतना स्लोली करवाया है कि पहले ये पिस्टन अगर यहाँ पर है तो हम लोग पहले इसको यहाँ पर ले गए, यहाँ पर फिर इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, प्रेशर जो है ऊपर नीचे का बराबर हुआ, फिर हम थोड़ा सा नीचे ले गए। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे मल्टीपल टाइम स्टेट चेंज करते जा रहे हैं सिस्टम की। जो प्रेशर है वो बहुत स्मॉल स्मॉल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और जो वॉल्यूम का चेंज हो रहा है वो भी बहुत स्मॉल स्मॉल चेंज हो रहा है। इस केस में हम लोग वॉल्यूम को डेल्टा वी की बजाय क्या बोल देते हैं, डीवी, क्योंकि बहुत स्मॉल स्मॉल चेंज हो रहा है यहाँ पर। धीरे धीरे जो है हमारा वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ए से लेके बी स्टेट तक जब हमारा सिस्टम चेंज हुआ है, ए से जब बी स्टेट में आया है, तो ए बी स्टेट के बीच में इनफाइनाइट अदर स्टेट्स भी हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनके अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या मानते हैं भाई, सिस्टम और सराउंडिंग का जो इक्विलिब्रियम है, एक तो सराउंडिंग की स्पेलिंग में हमेशा गलत लिख देता हूँ, SURROUND, सराउंडिंग्स। यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर ना इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है हर स्टेट के ऊपर, क्योंकि हम लोग स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, इनफाइनाइटली स्लोली हम लोग मान रहे हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये चेंज कर रहा है अपनी स्टेट। यहाँ पर ऑल स्टेट्स के ऊपर, सभी स्टेट्स के अंदर, सभी परिस्थितियों के अंदर जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यहाँ पर ना एक बात मैं आपको अभी बताता हूँ भाई, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। जितनी भी प्रोसेस होती है ना वो इरिवर्सिबल ही होती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस तो एक तरीके से एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है जो कि अपनी एक सिंपलर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डेवलप की हुई है। इस रिवर्सिबल प्रोसेस के जो है ना बहुत सारे थ्योरेटिकल एप्लीकेशन निकलेंगे आइडियल गैस वगैरह के लिए, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, सारी रियल होती है। वैसे ही यहाँ पर आइडियल गैस के लिए हमें एक थोड़ा सा अलग मॉडिफाइड फॉर्मूला बनाना पड़ता है कुछ चीजों को एज्यूम करके। वैसे ही रिवर्सिबल प्रोसेस जब है तब हम बहुत सी चीजें एज्यूम कर रहे हैं, ये प्रोसेस सच में नहीं होती, लेकिन इसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे नीट में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये प्रोसेस है, भले ही थ्योरेटिकल हो लेकिन इसके थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं भाई। पहली एजुप्शन तो क्या हो गई भाई, सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो इनफाइनाइटली स्लोली मूव कर रहा है। पहली हमारे पास क्या हो गई एजम्पशन कि सिस्टम जो है इनफाइनाइटली स्लोली अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। दूसरी एजम्पशन क्या हो गई, हर स्टेट के ऊपर जो है सिस्टम सराउंडिंग का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ये दूसरी एजम्पशन हो गई भाई। तीसरी प्रोसेस हम लोग क्या मानते हैं भाई, जब हम लोग इस पिस्टन को नीचे ला रहे हैं ना तब ऐसा ना हो कि हमारे सिस्टम की वॉल्स के साथ में स्ट्राइक करके ये थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट करे, क्योंकि जब भी दो चीजें स्ट्राइक करती हैं तब वहां पर थोड़ी सी हीट जनरेट होती है ना। जब हम लोग अपने हाथ भी ऐसे फ्रिक्शन से दो जोर से रगड़ते हैं तो हीट क्रिएट होती है। तो वहां पर भी कोई भी वर्क वगैरह ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, फ्रिक्शन लेस पिस्टन हमारे पास है, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली एजप्शन थी हमारे पास कि सिस्टम जो है वो इनफाइनाइटली स्लोली अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। दूसरी थी सिस्टम और सराउंडिंग का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है हर स्टेट के ऊपर। तीसरी एजप्शन एक और हमारी क्या आ गई भाई, तीसरी एजप्शन हमारी क्या थी कि यहाँ पर पिस्टन जो हमारा है वो कैसा है भाई, पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस। अब यहां पर समझो भाई, अगर इनफाइनाइटली स्लोली ये प्रोसेस हुआ, वॉल्यूम कैसे चेंज हुआ भाई, पहले इनिशियल वॉल्यूम था वी आई, इनफाइनाइट प्रोसेसेस के बाद फाइनली हमारा वॉल्यूम हो गया वी एफ। लेंथ अभी भी इतनी ही चली है इसने, एरिया अभी भी वही है, वॉल्यूम जो है वो डेल्टा भी चेंज हुआ होगा, लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल प्रोसेसेस में हुआ है तो यहां पर हम लोग वर्क डन कैसे निकालें। देखो, जब ऐसा होता है कि बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज को हमें एक्सपेंड करना हो तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं,
स्मॉलर क्वांटिटीज को डी से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेंगे कि हर प्रोसेस में ना डी डब्ल्यू वर्क हुआ होगा। डी डब्ल्यू बहुत स्मॉल क्वांटिटी है वर्क की। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर लगा है एक, यहाँ पर क्या लग रहा है भाई, पी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। इससे क्या हुआ है, वॉल्यूम बहुत स्मॉल सा चेंज कर गया। पहले हमने बोला ना कि पहली प्रोसेस में मान लो कि इतना था वॉल्यूम, फिर इतना हो गया, तो बहुत धीरे धीरे जो है वॉल्यूम चेंज हो गया है। फाइनली जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो वी एफ हो गया है। लेकिन हर प्रोसेस के अंदर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और उस वॉल्यूम को हम लोग बोल देंगे भाई डी वी। ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। अब अगर हमें निकालना है इन छोटी छोटी प्रोसेसेस को, हमें यहां तक एक्सपेंड करना है, तब वहां पर हम लोग मैथमेटिकली किसका सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन का। तो दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली डब्ल्यू। एक्सटर्नल प्रेशर, एक बात हम लोग और क्या मान रहे हैं भाई, कि ये जो गैस है ना, जो इसके अंदर फील्ड है, वो एक पूरे तरीके से आइडियल गैस है, वो गैस लॉज को जो है फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन होती है भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए एक बुरी खबर है भाई, एकदम से मैं बीच में बुरी खबर दे रहा हूँ। एक चैप्टर होता था स्टेट्स ऑफ मैटर का, गैस लॉज का भी एक चैप्टर होता था, गैसीय स्टेट। कुछ चैप्टर जो है एलिमिनेट कर दिए गए हैं, इसलिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वेशन भी नहीं हो। हाउएवर ये 10th क्लास में भी मेरे ख्याल से आती है। सिंपल सी इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी होता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मोल, आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बीच में गैस के एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रोसेस से अगर हम लोग देखें तो प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी भाई, वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। तो प्रेशर हमारा बराबर हो गया एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। इस v को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, dv के उस तरफ ले जा सकता हूं। अच्छा, इंटीग्रेशन हमें दोनों तरफ करना है तो इस तरफ भी करेंगे। यहां पर एक तरीके से इक्वेशन हमारी बन गई एन आर टी डीवी बाई वी, इसका इंटीग्रेशन। v का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं भाई, कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो इंटीग्रेशन की लिमिट यहां पर लगा देते हैं, वी आई वी एफ। हो सकता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर हो, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनल इक्वेशन रट देना। नीट में अभी तक इसकी डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फाइनल इक्वेशन से क्वेश्चन भर भर के आए हैं, तो वो ध्यान में रखना जरूरी है भाई। यहाँ पर देखो क्या होगा भाई, 1/v का इंटीग्रेशन जो होता है मैथमेटिक्स में, गणित में, वो होता है एल एन वी। एल एन वी, तो ये बराबर किसके हो जाएगा भाई, एन आर टी एल एन ऑफ वी। लिमिट यहां पर लगा देंगे v इनिशियल से v फाइनल। इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होता है भाई, एल एन v की जगह पे पहले क्या रखो, वी एफ की वैल्यू रखो, ये वी एफ बन जाएगा, माइनस एल एन। अगली बार क्या करो, माइनस जब करो तो एल एन वी आई की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा एल एन वी आई। बन गया भाई फॉर्मूला। आगे क्या करना है, एल एन क्या होता है, एल एन होता है log टू द बेस ई। log क्या होता है, log टू द बेस 10। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। एल एन ए माइनस एल एन बी, ये बराबर होता है एल एन ए डिवाइडेड बाई बी। बहुत सारा मैथमेटिक्स है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ज्ञान रखते हो। एल एन ए माइनस एल एन बी बराबर होता है एल एन ए डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पर अगर एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई है, तो ये बराबर किसके होगा, एल एन ऑफ वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई। वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई, इसके बराबर जो है हो जाएगा, मैं यहाँ पर खुद को थोड़ा सा हटा ही देता हूँ भाई, हाँ जी, इसके बराबर हो जाएगा हमारा वर्क डन। अब आगे क्या है भाई, देखो ln जो है वो बराबर होता है 2.303 log के, तो ये बराबर हो जाएगा 2.303 nRT log ऑफ वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई। वी एफ क्या है, फाइनल वॉल्यूम, वी आई क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अब अगर इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे तो वो आएगी भाई नेगेटिव, क्योंकि वी एफ क्या है, फाइनल वॉल्यूम कम है पहले से, तो लोग वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई, ये हो जाएगा हमारा 1 से कम, इस वजह से वैल्यू आएगी नेगेटिव। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो वर्क डन की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, जिसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक
एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हम लोग लगा देंगे। तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन फॉर वर्क डन फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वर्क डन हमारा निकल के आएगा भाई। दो प्रोसेस थे भाई सीधे सीधे, दोनों की बस दो इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये डेरिवेशन किसी स्टूडेंट के पल्ले नहीं पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप नीट के स्टूडेंट होंगे जरूर, और नीट के जो बुक होते हैं, जो मॉड्यूल लिखे होते हैं, उनमें तो ये डेरिवेशन होता भी नहीं है। ये तो मैंने सीबीएसई में, क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोग लेक्चर बनाते हैं, एनसीईआरटी में क्योंकि ये इक्वेशंस दी हुई हैं इसलिए मैंने डेरिवेशन करवा दिया। तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है भाई, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है उसकी। ये प्रोसेस बहुत ही स्लोली हो रही है, डायरेक्टली सिस्टम की स्टेट ए से बी में चेंज नहीं कर रही, हम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे हैं और उस कांस्टेंट प्रेशर के अंदर छोटा छोटा वॉल्यूम का चेंज आ रहा है। इनफाइनाइटली स्लोली ये प्रोसेस हो रही है। पूरी तरीके से थ्योरेटिकल प्रोसेस है लेकिन आइडियल गैस के लिए बहुत सटीक बैठती है, इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वर्क डन निकालने के लिए। कब? जब हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला भाई। इसको भी हम लोग कलराइज कर देते हैं ग्रीन पेन से। तो ये था भाई डेरिवेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है भाई, दो वर्क डन हमारे पास आ गए हैं, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यही था जो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था आज के लेक्चर में। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें भाई, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है। बस दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इनफाइनाइटली स्लोली हो, इंटरमीडिएट स्टेट बहुत सारी बने, इनफाइनाइट सब स्टेट्स के ऊपर इक्विलिब्रियम हो। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता था? जिसमें पी एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से डायरेक्टली वॉल्यूम चेंज कर जाए, तो वहां पर वर्क होता था सिंपल पी डेल्टा वी। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता था? -2.303 एनआरटी log ऑफ वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। दिमाग में रखना, दोनों फॉर्मूले बहुत आसान हैं। हाँ जी, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर इज। बताओ भाई क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है वो दे रखा है, निकाल दो वर्क डन। अच्छा भाई देखो, एक बात ध्यान से सुनो, ये जो यूनिट कन्वर्जन है ना, ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर तो इन्होंने लिख के दे दिया, लेकिन नीट के कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखे जिनके अंदर ये कन्वर्जन नहीं दिया हुआ था। पिछले सालों में अगर कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके अंदर कन्वर्जन लिखा हुआ है, तो उस कन्वर्जन को दिमाग में बिठा लेना। उम्मीद मत करना कि हर पेपर में ये कन्वर्जन दिया हुआ होगा। यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है, लेक्चर चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं मैं। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे वो सारी चीजें। वर्क डन होता है माइनस का पी डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर अगर वॉल्यूम जो है डेल्टा वी चेंज हो जाए तो वर्क कितना डन होगा? माइनस का पी डेल्टा वी। अगर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल ना दिया हुआ हो तो यही फॉर्मूला लगेगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग इरिवर्सिबल ही मान के चलेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ही असली प्रोसेस होती हैं, रिवर्सिबल वाली तो थ्योरेटिकल होती हैं आइडियल गैस वगैरह के लिए। ठीक है भाई, माइनस का साइन, पी एक्सटर्नल है 3 एटमोस्फियर, यूनिट जो है साथ में लिख लेना ताकि फाइनल आंसर की यूनिट क्या है ये हम लोग समझ जाएं। डेल्टा वी, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है? 4 डेसीमीटर क्यूब से कितना हो गया है भाई? 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब हो गया है। फाइनल वॉल्यूम जो है वो है 6, और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है 4। गैस का एक्सपेंशन हुआ है, कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम के अंदर गैस जो है कन्वर्ट हो गई है। डेसीमीटर क्यूब था, डेसीमीटर क्यूब है, तो डेसीमीटर क्यूब में से डेसीमीटर क्यूब माइनस करेंगे तो डेसीमीटर क्यूब में ही वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, यूनिट ये हो गई। ओवरऑल क्या आ गया भाई? 6 में से 4 गया, 2 2 3 6, माइनस का 6 एटमोस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यू किस में आई है भाई? एटमोस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब के अंदर आई है। फाइनल आंसर हमारे जूल के अंदर दिए हुए हैं, तो कन्वर्जन करो। एटमोस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे जूल में तो कैसे होगा भाई? 1 लीटर पर एटमोस्फेयर बराबर होता है इसके। अच्छा, 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के ही बराबर होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। जो लेंथ क्यूब के जो यूनिट होते थे जिनका कन्वर्जन हम लोग वॉल्यूमेट्रिक यूनिट में करते थे, उसके कुछ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई। जैसे कि देखो, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है
1 लीटर के बराबर। इसके अलावा अगर कुछ आ जाए 1 मीटर क्यूब आ जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1 मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो या फिर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, ऐसे बड़े आराम से आंसर निकल जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है वो यहाँ पर नहीं सीखेंगे, वो फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एटमोस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब जो है वो एटमोस्फेरिक लीटर के ही बराबर है, और एक एटमोस्फेरिक लीटर अगर 101.32 जूल के बराबर है तो 6 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 101.32 ये वैल्यू आ जाएगी जूल में। ऑलमोस्ट कितना आएगा भाई, 608 जूल के बराबर वैल्यू आएगी, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना बस। जल्दी से आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। अच्छा एक और क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल जो कि रह गया था। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है भाई, एकदम से सिस्टम की स्टेट ए से बी के अंदर चेंज कर जाती है। अब यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक प्लॉट पे वॉल्यूम दूसरे पे प्रेशर। तो यहाँ पर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर हमने कुछ पी लगाया, इतना मान लो कि प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम यहां से डिक्रीज होके कितना हो गया, यहां हो गया, यहां से डिक्रीज होके वॉल्यूम इतना हो गया। तो डेल्टा वी जो है वो है ये, और जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने लगाया है वो है भाई ये। तो एकदम से ये एक तरीके से जो स्टेट चेंज हुई है इसके अंदर वर्क डन जो होगा वो, क्योंकि प्रेशर और डेल्टा वी के बराबर है, तो लेंथ इनटू लेंथ ये होती है ग्राफ के हिसाब से एरिया की इक्वेशन। दो लेंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये वॉल्यूम की लेंथ है, ये प्रेशर की लेंथ है, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया अंडर द लाइन आएगा, ये एरिया हमें क्या बताएगा भाई, वर्क के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। वहीं पर अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का प्लॉट देखें आइडियल गैस के लिए, मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो वो इस तरीके से कर्वी सा आता है। जो हमारी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर होती है उसके अंदर हम लोग बड़े आराम से प्रेशर वॉल्यूम का जो है फंक्शन जो है समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हर स्टेट के ऊपर इक्विलिब्रियम है, इस वजह से ये बिल्कुल कर्व्ड आ रहा है। इसका मैं अगर आपको एक और रीजन बताऊं तो देखो भाई, मान लो हमारी प्रोसेस थी इरिवर्सिबल, पहले जो है प्रेशर वॉल्यूम की वजह से जो स्टेट थी यहाँ पर थी, उसके बाद वो यहाँ तक आ गई, तो एक तरीके से कुछ इस तरीके का चेंज हुआ है, इस तरीके से फर्स्ट स्टेप हुआ है। आगे हमने एक और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवाई जिसके अंदर स्टेट फिर से चेंज हो गई, तो वो कुछ इस तरीके का कर्व आ गया। फिर से हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कराई, उसके अंदर इस तरीके से प्रेशर वॉल्यूम का चेंज आ गया। तो ओवरऑल जो चेंज आया इन तीन प्रोसेसेस में वो इस एरिया के बराबर आएगा, है ना, इस एरिया के बराबर आएगा। यही प्रोसेस होता है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक तरीके से ये समझ लो कि इस इरिवर्सिबल प्रोसेस का ना ये छोटा सा हिस्सा ही जो है दिखाया गया है पहले वाले प्लॉट में। अगर इतना सा आप लोग इस प्लॉट को देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको इसी के जैसा ही लगने वाला है भाई। ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। अब इमेजिन करो कि ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये इतना धीरे धीरे हो रहा है कि यहाँ पर एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर एक एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पर बहुत स्मॉल सा चेंज जो है आ रहा है, इनफाइनाइटली स्मॉल। क्योंकि ये चेंज है इसलिए हमें क्या लगेगा भाई कि ये जो प्लॉट है ना ये ऑलमोस्ट लीनियर सा ही आ रहा है, और एक्सपेरिमेंटली ये कुछ ऐसा आता है। तो जब प्रोसेसेस बहुत ज्यादा स्लोली हो रही होती हैं, इनफाइनाइटली स्लोली हो रही होती हैं, तब जो है ऐसा कर्व सा हमें देखने को मिलेगा, वरना फिर ऐसा जिगजैग सा प्लॉट हमें बनाना पड़ेगा। तो ये प्लॉट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये दो प्रोसेस होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। बस आपको जानना क्या जरूरी है, जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या दिखाता है भाई, वर्क की वैल्यू बताता है। आगे हम लोग समझते हैं भाई एक और कॉन्सेप्ट, फ्री एक्सपेंशन का। फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब है, देखो भाई, मैंने ना एआई को बोला था कि एक बड़ी सी राउंड बॉटम फ्लास्क बना स्पेस के अंदर, जिसके अंदर से धुआं निकल रहा हो। 8-10 फोटो उसने बनाई, ये मेरे पसंद आ गई इसलिए मैंने यहाँ पर ये ले रखी है। तो बेसिकली इस फोटो के अंदर क्या दिख रहा है भाई, एक बहुत बड़ी राउंड बॉटम फ्लास्क का जो कि स्पेस में रखी हुई है। ठीक है, इमेजिन कर लो, होती नहीं है इतनी बड़ी, क्योंकि कांच धरती से ही हम लोग बना के भेजेंगे इस तरीके की। अगर पीछे आपको चांद तारे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पर देखो भाई, इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, एक तरीके से ये समझ लो, क्योंकि आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस में क्या होता है भाई, तैरते रहती हैं चीजें इधर उधर।
रीजन क्या है, आसपास प्लैनेट जो है वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इतना दूर होते हैं कि उनके ऑर्बिट्स भी स्पेस के आसपास नहीं होते, ग्रेविटी का असर ही वहां पर नहीं होता। एक तरीके से जहां पर ग्रेविटी होती है वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है। अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, इसलिए यहाँ पर सरफेस पे क्या प्रेशर है, 1 एटमोस्फेयर प्रेशर है। जहां पर ग्रेविटी ही ना हो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो गैस निकल रही है स्पेस के अंदर इस राउंड बॉटम फ्लास्क से बाहर, यहां पर ये जो गैस एक्सपेंड करेगी ये 0 एक्सटर्नल प्रेशर पे एक्सपेंड करने वाली है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन अकरिंग एट 0 एक्सटर्नल प्रेशर, उसको बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही 0 हो जाएगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वर्क डन 0 होगा और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वर्क डन 0 होगा। ये था वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये था वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों ही 0 हो जाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ही 0 है, इसकी वैल्यू ही 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज ऑल्सो 0। तो वर्क डन जो है 0 होता है अगर गैस का एक्सपेंशन फ्री हो। फ्री एक्सपेंशन के अंदर जो है वर्क डन 0 होता है। रीजन क्या है, प्रेशर एक्सटर्नल 0। प्रेशर एक्सटर्नल 0 क्यों है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, वहां किसी तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, इसको बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो भाई आप लोग, सीधी सी बात क्या है, अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा वहां पर गैस फ्रीली एक्सपेंड करेगी, फ्री एक्सपेंशन होगा, वर्क डन वहां पर 0 होगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखो, 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। वैक्यूम जहां कोई गैस नहीं, जहां कुछ नहीं, बिल्कुल खाली स्पेस है, वहां पर प्रेशर भी 0 है, ग्रेविटी कुछ नहीं है वहां पर। तो इस एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट वर्क डन होगा, 3 जूल वर्क डन होगा, 9 जूल वर्क डन होगा, या फिर 0 वर्क डन होगा। मेंस का क्वेश्चन है ये तो, अरे वाह, देख लो भाई, कितना होगा भाई, 0 वर्क डन होगा। वैक्यूम दिख गया, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब 0 हो गया, अंडर 0, अंडर 0 एक्सटर्नल प्रेशर वर्क डन 0 होता है। ठीक है भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, फर्स्ट लॉ को हमें मॉडिफाई करना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अपने आप में। बहुत सारी मॉडिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पर ये एक और चीज है भाई देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। मान लो हम लोग केमिस्ट्री में किसी बीकर वगैरह को गर्म कर रहे हैं, यही करते हैं हम केमिस्ट्री में, चीजों को, बीकर को गर्म कर दिया, ठंडा कर दिया। यहाँ पर मान लो पहले ये ठंडा था, टेम्परेचर कम था, इंटरनल एनर्जी भी कम थी। टेम्परेचर कम, इंटरनल एनर्जी कम, दोनों कम थे। हमने हीट किया, थर्मल एनर्जी गई, थर्मल एनर्जी से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर भी बढ़ गया। गर्म होगा ना, ये गर्म करने से टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये जो होता है ये एक टेम्परेचर का फंक्शन होता है भाई, ये जो होता है एक टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू घटती बढ़ती है। अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर ही चेंज ना हो तो वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है, तो वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हीट हम लोग करेंगे, अगर वो उसका टेम्परेचर ही ना बढ़ाए, इंटरनल एनर्जी ही 0 हो जाए, तो वो हीट जा कहाँ रही है, वो कर क्या रही है, तो ये भी हम लोग समझते हैं। ये कंफ्यूजन कर सकता है आपके माइंड में थ्योरेटिकली, इसलिए इसको भी क्लियर करते हैं। पहले हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं इस प्रोसेस की। हम हीट सप्लाई कर रहे थे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर चेंज ना करने से डेल्टा यू 0 हो गया, इंटरनल एनर्जी जो है 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई। तो यहां पर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, -W के बराबर हो जाएगा भाई। डेल्टा यू को 0 रख देंगे तो Q प्लस डब्ल्यू 0 हो गया, W को एक तरफ ले जाओ, Q को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, जितनी हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, वो कहाँ जा रही है, वो वर्क के अंदर वेस्ट हो रही है। जितनी हीट सिस्टम ले रहा है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको सारी हीट को वो वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हम लोगों ने सिस्टम को हीट दी, उससे उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है, हीट का साइन पॉजिटिव है। हाउएवर
सिस्टम ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने की बजाय उससे वर्क कर दिया, सिस्टम ने वर्क कर दिया, सिस्टम ने सारी हीट वर्क की फॉर्म में वेस्ट कर दी। तो सिस्टम ने वर्क किया है इसलिए W का साइन नेगेटिव है। जितनी हीट सिस्टम को दे रहे हैं, जितना प्लस Q हम लोग सिस्टम को दे रहे हैं, उतना ही माइनस W वर्क वो कर दे रहा है। ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट लॉ की फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हम लोग समझ गए। बेसिकली क्या होगा भाई, अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं ना, और हीट करने से हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पर हीट करने से क्या हो रहा है, ये गर्म ही नहीं हो रहा, हीट करने से ये गर्म ही नहीं हो रहा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा सिस्टम सारी की सारी हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है, अपने अंदर कुछ भी रख ही नहीं रहा, सब ट्रांसफर कर दिया वर्क के अंदर, अपनी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ने दी। ठीक है भाई, तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट लॉ की आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन करो भाई नीट का इसी के ऊपर। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is, यहाँ पर भाई वर्क डन हमको निकालना है, हमको क्या क्या दे रखा है देखो। मैं जरा पानी ले लेता हूँ क्योंकि गला सूख रहा है। ट्राई करो भाई क्वेश्चन सोल्व करने की। देखो भाई, आइसोथर्मल है हमारा प्रोसेस, डेल्टा यू तो जीरो हो गया, क्यू जो है जितनी हीट देंगे वो वर्क के अंदर कन्वर्ट होगी। हाउएवर यहाँ पर हीट वगैरह का यूज नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम कितना एक्सपेंड करी है प्रेशर के ऊपर, प्रेशर देने से, वही हमें यहाँ पर बताना है भाई। ठीक है, देखो क्या होगा, वर्क डन फॉर ए प्रोसेस इज गिवन बाई माइनस का पी डेल्टा वी। सिंपल, प्रेशर एक्सटर्नल है दो बार है भाई एक्सटर्नल प्रेशर। वॉल्यूम कितना चेंज किया है, 0.1 से हो गया 0.25, जोड़ घटा करके देखो, 0.25 में से 0.1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, 0.15 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। फाइनल वॉल्यूम क्या है 0.25, इनिशियल वॉल्यूम जो है 0.1, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पॉजिटिव होगा और कितना होगा भाई 0.15 हो जाएगा। टू जो है वो है बार, और वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो आया है लीटर के अंदर। हाउएवर फाइनल आंसर हमारा जूल के अंदर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यूनिट है बार लीटर की, ये कन्वर्ट करनी पड़ेगी जूल के अंदर। कैसे करेंगे, 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, तो इतने लीटर बार किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ये हमारी जूल के अंदर आने वाली है भाई। दिस वैल्यू विल बी इन जूल्स माय फ्रेंड्स, तो ये आएगी भाई सोल्व करने पे माइनस का 30 जूल। बी विल बी दी करेक्ट आंसर। सिंपल माइनस पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ये था भाई नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का। पुराना ही हो गया, 2019 है ना, 5 साल पहले था 2019। सही में इतना टाइम हो गया है 2019 को, 5 years बैक गाइस, टाइम इज फ्लोइंग लाइक दिस वाटर फास्ट। हाँ जी, एन आइडियल गैस expands isothermally from इतना मीटर क्यूब टू इतना मीटर क्यूब at 300 Kelvin against a constant pressure of 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क डन बाय द गैस इज, वर्क डन बताना है। प्रेशर दे रखा है एक एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर, गैस में वॉल्यूम एक्सपेंड या फिर कॉम्प्रेस हो रहा है, क्या होता है भाई वर्क डन ऐसी प्रोसेस में, माइनस का पी डेल्टा वी। प्रेशर कितना है एक्सटर्नल, 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, पहले था 10 रेज टू द पावर -3, अब हो गया है 10 रेज टू द पावर -2, तो 10 रेज टू द पावर -2 में से माइनस करेंगे 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब। बहुत सिंपल है, माइनस का 10 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों में से क्या करो 10 रेज टू द पावर -2 कॉमन ले लो, 10 रेज टू द पावर -2 में से यही कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1। 10 रेज टू द पावर -3 में से 10 रेज टू द पावर -2 बाहर ले गए तो क्या बचा 10 रेज टू द पावर -1,
जो कि होता है 0.1 मीटर क्यूब। यहां पर देखो भाई, आगे था हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहां पर है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब की जब मल्टीप्लाई करेंगे मीटर -2 से, तो यहां पर सिंपल मीटर बचने वाला है। ओवरऑल इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। आपके लिए खुशी की बात क्या है भाई, 1 न्यूटन मीटर जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल के ही बराबर होता है। सिंपल यूनिट कन्वर्जन। क्या हो गया भाई, देखो 10⁻⁵ 10⁻⁻², ये हो जाएगा कितना, 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाई, एक में से 0.1 गया, ये हो जाएगा 0.9 जूल्स। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, न्यूटन मीटर को सीधा जूल हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 900 जूल के बराबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, माइनस का पी डेल्टा भी सीधा सा फॉर्मूला है भाई। एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, वर्क डन ही तो निकालना है। हाँ जी, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ को मॉडिफाई करो। देखो हमने वो जो क्वेश्चन किया था ना, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 5.1, उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये टॉपिक। मैं इस लेक्चर में पढ़ाने वाला था लेकिन पहले ही हमने क्वेश्चन के थ्रू पढ़ लिया। एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोलेटेड सिस्टम होगा, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। Q इज इक्वल टू 0, क्या मॉडिफिकेशन होगी भाई, डेल्टा यू जो है वर्क डन के बराबर हो जाएगा। जितनी हीट दे रहे हैं वो क्या कर रही है, हीट तो हम लोग दे ही नहीं रहे हैं असल में, है ना। जितने भी इंटरनल एनर्जी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं वो वर्क करके इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0, तब सारी की सारी इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से इंक्रीज डिक्रीज होगी, वर्क की वजह से इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कुछ ये बन जाएगी और फर्स्ट लॉ की इक्वेशन भी कुछ ये बन जाएगी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे मॉडिफाई करेंगे भाई। एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट चेंज नहीं हो रही, क्यू की वैल्यू 0। ठीक है, क्वेश्चन करो भाई नीट का प्रीवियस ईयर, इस बेसिस पे देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यार। एक फर्स्ट लॉ की इक्वेशन रटनी है और अलग अलग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है ये याद रखना है। Which of the following is correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition? Adiabatic condition है Q is equal to 0, फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन में वर्क इज इक्वल टू 0, वर्क भी 0, Q भी 0, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी 0 है कि नहीं। ये था फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फ्री एक्सपेंशन है, वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ है ही नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो वर्क डन भी 0। एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है मतलब हीट चेंज नहीं हो रही, क्यू भी 0। अगर ये भी 0 ये भी 0 तो 0 प्लस 0 डेल्टा यू भी 0, तो तीनों चीजें 0 हो जाएंगी भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों 0 कहां पर है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। सी विल बी द करेक्ट आंसर माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 5.2 टू 5.4। अच्छा, चार प्रॉब्लम एक साथ ही निपटा दी, बहुत बढ़िया भाई। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूं कैसे अप्रोच करना है। 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally at 25 डिग्री सेल्सियस into a vacuum। वैक्यूम दिख गया, एक्सटर्नल प्रेशर 0। निशान क्यों नहीं लगा भाई वैक्यूम पे, हैं, मिट क्यों जा रहा है ये अपने आप। ये ठीक है, रख जा भाई, टच खराब हो गई क्या। 2 लीटर आइडियल गैस थी, वैक्यूम के अंदर एक्सपेंड करी, बताओ हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन हुआ है, इसके अंदर बताओ भाई क्या हुआ होगा। देखो आइसोथर्मली एक्सपेंड की है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, एक एक कंडीशन को देखते जाओ और उसके हिसाब से फर्स्ट लॉ को मॉडिफाई करते जाओ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है इसलिए क्या होगा भाई, डेल्टा यू 0 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अगर ये 0 है तो Q प्लस डब्ल्यू भी 0 होगा, है ना, क्योंकि डेल्टा यू किसके बराबर होता है, Q प्लस डब्ल्यू के होता है। साथ में वैक्यूम के अंदर ये एक्सपेंशन हुआ है इसलिए फ्री एक्सपेंशन है, तो डब्ल्यू भी 0। और अगर Q प्लस डब्ल्यू भी 0 है और डब्ल्यू भी 0 है तो Q भी 0, सब 0 हो गया भाई।
वही पहले वाले क्वेश्चन वाली बात हो गई। तो अगर हमें बताना हो हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, जीरो। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ है, जीरो। कोई वर्क यहाँ पर डन नहीं होगा। पहली कंडीशन में जब हमसे पूछा गया कि क्या क्या जीरो होगा, क्या क्या वर्क डन होगा, क्या क्या हीट एब्जॉर्ब होगी, तो सब जीरो हो जाएगा। रीजन क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए डेल्टा यू जीरो। डेल्टा यू जीरो तो क्यू प्लस डब्ल्यू भी जीरो। फर्स्ट लो हमारा यही होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो क्यू प्लस डब्ल्यू भी जीरो के बराबर हो जाएगा। आगे देखो भाई, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, यही एक्सपेंशन हुआ है इतना इतना, है ना, जो है 2 लीटर से 10 एटमोस्फेयर, 10 एटमोस्फेयर प्रेशर के ऊपर जो है गैस एक्सपेंड कर गई 2 लीटर से 10 लीटर तक, ठीक है, ये एक्सपेंशन हुआ। लेकिन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे हुआ जो कि था 1 एटमोस्फेयर। 1 एटमोस्फेयर के ऊपर अगर ये एक्सपेंशन हो तो कितना वर्क डन होगा भाई, तब कितना वर्क डन होगा, तो देखो सिंपल है, वर्क डन होता है माइनस का पी डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर किसके ऊपर हुआ है, 1 एटमोस्फियर पे हुआ है। और कितना एक्सपेंशन हुआ है, 2 लीटर से 10 लीटर, 10 लीटर माइनस 2 लीटर ये हो जाएगा 8 लीटर, माइनस का 8 एटमोस्फियरिक लीटर, इतना वर्क डन होगा। ठीक है, सेम एक्सपेंशन है लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये जो कंडीशन है ये चेंज हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, यही सारी कंडीशन वैलिड थी। सेकंड में क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ 2 लीटर से 10 लीटर तक 1 एटमोस्फियर प्रेशर के ऊपर, तो हमें वर्क डन निकालना था, वो इतना हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, सेम एक्सपेंशन है 5.2 वाला, लेकिन क्या हुआ, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए हुआ और रिवर्सिबली हुआ। रिवर्सिबली मेंशन कर दिया भाई, वर्क डन फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, माइनस का 2.303 एन आर टी log ऑफ वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं भाई, सारी वैल्यूज को पुट करता हूं, आंसर आप लोग निकाल लेना, ठीक है, मैं बता भी दूंगा आपको। माइनस का 2.303 मल्टीप्लाइड बाई एन होता है नंबर ऑफ मोल जो कि हमको दे रखा है 1, नंबर ऑफ मोल इज 1। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट के लिए होती है 8.314 एटमोस्फेरिक लीटर पर मोल पर केल्विन। इनकी वैल्यू जरूर याद रखते चलना भाई। मोल जो था वो 1 था, 1 मोल था, तो इसकी वैल्यू भी मैं रख देता हूँ। यूनिट जो है ध्यान में रखना। टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 298 केल्विन। 298 केल्विन यूनिट हम लोग मैच करवा रहे हैं, ध्यान से देखना, ताकि केल्विन से केल्विन कट जाए, पर मोल से पर मोल कट जाए, और क्या क्या कटेगा भाई, log ऑफ वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम है 10, इनिशियल वॉल्यूम है 2, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, log 5 के। log 5 बराबर किसके हो जाएगा, 0.7 के। तो यहाँ पर आप लोग क्या क्या करेंगे भाई, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 और मल्टीप्लाइड बाई 0.7, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। और यूनिट हमारी क्या आ जाएंगी, एटमोस्फेरिक लीटर में हमारी वैल्यू आएगी। ऑलमोस्ट 350 के आसपास वैल्यू आएगी, आप लोग काउंट करके देख लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे गए थे। ठीक है भाई, इसको सोल्व जरूर करना और एनसीईआरटी से अपना आंसर मैच करना, बिल्कुल सही आंसर है। मैं लेक्चर से पहले सोल्व कर चुका हूँ, या हमारे पास ना जगह है ना कैलकुलेटर है, ठीक है, और समय तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट 45-50 मिनट का होता है हर रोज, आज तो बहुत लंबा जाने वाला है। हाँ जी, ये था भाई एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन, एक ही स्लाइड पे सोल्व हो चुके हैं। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन आ गया है यहाँ, बहुत सारे पड़े हैं अभी तो, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज, नीट 2020 का क्वेश्चन है, 4 साल पुराना। आइडियल गैस है, फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन जीरो, एडियाबैटिक कंडीशन है तो क्यू भी जीरो। अगर क्यू जीरो तो यहां पर बताओ कौन सी चीजें सही होंगी। यहां पर देखो भाई, वर्क डन जीरो, हीट जीरो, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू भी जीरो डब्ल्यू भी जीरो, तो डेल्टा यू भी जीरो। भाई जिस क्वेश्चन में तीनों चीजें जीरो हो जाती है ना, वो क्वेश्चन फेवरेट है नीट वालों का। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पिछले 15 मिनट में।
ठीक है, जिसके अंदर क्या है, तीनों चीजें जो है जीरो हैं। डेल्टा यू जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर रही तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तीनों चीजें जीरो। कहाँ है तीनों चीजें जीरो? ये रही तीनों चीजें जीरो। क्यू भी डब्ल्यू, डेल्टा टी भी डब्ल्यू और डब्ल्यू भी डब्ल्यू। क्यू भी जीरो, डेल्टा टी भी जीरो और डब्ल्यू भी जीरो। ठीक है, नीट 2020 का क्वेश्चन बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आया बढ़िया, ग्राफ वाला। देखो भाई, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशन आर शोन इन द फिगर। दो तरीके की स्टेट चेंज दे रखे हैं आइडियल गैस के लिए। ए बी जो चेंज है वो आइसोथर्मल है, और ए सी जो चेंज है वो एडियाबैटिक है। ए बी इज आइसोथर्मल, ए सी इज एडियाबैटिक। मतलब ए और बी तक जब स्टेट चेंज हुई है तब टेम्परेचर सेम रहा है। अगर टेम्परेचर सेम रहा है, अगर ए बी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो मतलब इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं किया होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, टी ए जो है वो टी बी के बराबर हो जाएगा। टी ए मस्ट बी इक्वल टू टी बी। अब बहुत सी ऐसी रिलेशन हमको दी हुई है, हमें बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर ए बी अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर दोनों स्टेट्स के ऊपर सेम मिलने वाला है। टी ए और टी बी बराबर हो जाएगा। टी ए टी बी बराबर, मतलब ये तो हो गई भाई सही। ठीक है, आगे एक चीज और ध्यान में रखो भाई। देखो, हम लोग अगर प्रेशर को यहां पर कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को कांस्टेंट करने का ना बहुत सिंपल सा मतलब है, एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर ना आप लोग वॉल्यूम की वैल्यूज को ऑब्जर्व करो। यहां पर ये एक वैल्यू है वॉल्यूम की, ये वैल्यू कितने टेम्परेचर पर है? ये वैल्यू है टीसी टेम्परेचर के ऊपर। और इसी प्रेशर के ऊपर ये वॉल्यूम की वैल्यू है, ये वॉल्यूम की वैल्यू है टी बी टेम्परेचर के ऊपर। टीबी बोल लो या फिर टीए बोल लो, टीए और टीबी तो सेम ही है टेम्परेचर। हाउएवर एक चीज इमेजिन करो, प्रेशर सेम है इन दोनों वॉल्यूम के ऊपर, लेकिन फिर भी जो वॉल्यूम टी सी टेम्परेचर पर है वो कम है, और टी बी टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है भाई। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी ध्यान से समझो, टी ए या फिर टीबी ज्यादा होगा। इस टीबी को ना मैं टी ए लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे ऑप्शन में भी टी ए लिखा गया है। हालांकि है टी ए और टीबी दोनों ही बराबर। मेन बात क्या है, दोनों ही ये जो वॉल्यूम है ना, ये क्या है भाई, यहां पर प्रेशर था सेम, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों वॉल्यूम जो है ये हैं। ये जो वॉल्यूम है जो ज्यादा है ये टी ए के ऊपर है, और ये जो वॉल्यूम जो कम है ये टी सी के ऊपर है, ये टी सी के ऊपर है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझो, सेम प्रेशर के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर दो वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर होगा। टेम्परेचर जब जब बढ़ाया जाता है गैस का तो वॉल्यूम बढ़ता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेज एक्सपैंड करती हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो वॉल्यूम वहां पर बड़ा होगा। तो जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है वो टेम्परेचर भी ज्यादा मिलने वाला है। टी ए मस्ट बी ग्रेटर। टी ए के ऊपर अगर वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा है तो टी ए टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना चाहिए। टी ए टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए टीबी से, लेकिन सॉरी टीसी से। टीसी से भाई, टी ए और टीबी तो बराबर ही है। टी ए टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए टीसी के ऊपर। रीजन क्या है भाई, सेम प्रेशर के ऊपर ना टी ए टेम्परेचर पर वॉल्यूम ज्यादा है, टीसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम कम है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है सेम प्रेशर पे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है भाई। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाउएवर एक चीज और अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर, अगर हम लोग क्या करें भाई, सेम वॉल्यूम कंसीडर करें, सेम वॉल्यूम कंसीडर करें, इस वॉल्यूम के ऊपर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर देखो वर्क डन हम लोग निकालेंगे, आइसोथर्मल में ज्यादा होगा या फिर एडियाबैटिक में ज्यादा होगा। तो क्या करो, वॉल्यूम तो कर दो सेम। इस वॉल्यूम के ऊपर आप लोग सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर देखो। जो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर प्रेशर कितना है, कम है। और इसी वॉल्यूम के ऊपर जो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस थी, ये वाली जो प्रोसेस थी, इसके ऊपर प्रेशर है ज्यादा। और वर्क डन क्या होता है भाई, एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी के बराबर होता है। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा तो वर्क डन ज्यादा, एक्सटर्नल प्रेशर कम तो
वर्क डन भी कम, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे। किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक के अंदर प्रेशर एक्सटर्नल कम है सेम वॉल्यूम चेंज के लिए, इसलिए वर्क डन भी कम हो जाएगा। यही रीजन है कि जो वर्क डन होता है ना, वो आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में कम होता है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज लेस देन वर्क डन इन एडियाबैटिक कंडीशंस। इसलिए सी स्टेटमेंट भी सही है। ये सारी स्टेटमेंट ना अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना भाई, क्वेश्चन से हट के नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये। एंट्रोपी अभी आप लोग समझते नहीं हो, लेकिन एक बात ध्यान से समझ लो भाई, एंट्रोपी जो है वो आइसोथर्मल की ज्यादा होती है, एडियाबैटिक की कम होती है। एस बेसिकली होता है एंट्रोपी। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे जब एंट्रोपी का टॉपिक आएगा, तब ये भी समझेंगे। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है हमारे पास? दो क्वेश्चन और बचे हैं भाई नीट के, जल्दी से सोल्व करते हैं। अगर पी डेल्टा वी के ऊपर कोई क्वेश्चन मिल गया तो खुद सोल्व कर लेना भाई, ठीक है, बहुत आसान होंगे वो। ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर है, हीट चेंज जीरो, एडियाबैटिक कंडीशन हो गई। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल्स विल बी। ओके, देख लेते हैं भाई। यहां पर देखो, गैस एक्सपैंड करी है एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई? वर्क डन हो जाएगा माइनस का पी डेल्टा वी। प्रेशर है 2.5 एटमोस्फियर, और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है? 2.5 से एक्सपेंड किया है 4.5 में, 2 लीटर का वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर था एटमोस्फियर में, वॉल्यूम है लीटर में, तो इतना एटमोस्फेरिक लीटर जो है चेंज हमारे पास आया होगा। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? 2.5 दूनी 5, 5 एटमोस्फेरिक लीटर वर्क डन जो है वो हमारे पास हुआ है भाई। एटमोस्फेरिक लीटर को जब हमें जूल में कन्वर्ट करना होता था तो कैसे होता था? 1 एटमोस्फेरिक लीटर वॉज इक्वल टू 101.3, ऑलमोस्ट इतना ही होता था। 101 जूल के बराबर आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऑलमोस्ट 101 से, तो ये वैल्यू जूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी भाई। 101 से मल्टीप्लाई हमको करना है, तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आने वाला है? माइनस का 505 जूल के बराबर आने वाला है। वर्क डन इतना हो गया, लेकिन हमें क्या बताना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है। तो यहाँ पर देखो, डेल्टा यू किसके बराबर होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू के, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है, हीट का एक्सचेंज होगा नहीं, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा यू भी किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के 505 जूल के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई इसका आंसर। साइन जरूर ध्यान में रख लेना, प्लस 505 मत लगा आना, ठीक है? साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना भाई। बहुत मेहनत की है आप लोगों को साइन कन्वेंशन सिखाने के लिए ही मैंने, ठीक है? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। When 1 mole of a gas is heated at a constant volume। अच्छा, आप लोग एक बात बताना भाई, इतने सारे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद इन द लेक्चर, इनका कुछ फायदा है भी या नहीं, या फिर मैं थ्योरी पढ़ा के चलता बनूं? देखो भाई, when 1 mole of gas is heated at constant volume, temperature is raised from this to this, heat is supplied is 500 जूल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी? देखो भाई क्या क्या दिया हुआ है। 1 मोल गैस है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट करी गई है, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ भाई। वर्क डन होता है क्या? चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल में वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, डेल्टा वी अगर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा भाई। वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। देखो वर्क डन है ना, एक ही प्रोसेस में जीरो है, एक ही प्रोसेस में जीरो है वर्क डन, इस वजह से क्या होगा? यही करेक्ट आंसर होने वाला है भाई। ओके, उसके बाद देखो भाई, अगर वर्क डन जीरो है तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा भाई? यू के ही बराबर होगा। अगर हीट जो है सप्लाई करी गई हो 500 जूल, क्योंकि ये 500 जूल हीट सिस्टम को सप्लाई की गई है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, साइन होगा इसका पॉजिटिव। कितनी हीट सप्लाई हुई है? 500 जूल हीट सप्लाई हुई है, तो डेल्टा यू और क्यू दोनों की वैल्यू 500 के बराबर हो जाएगी। तो वो कंडीशन जहां पर डेल्टा यू और क्यू की वैल्यू तो है 500 जूल और वर्क डन है जीरो, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट बी के अंदर क्यू और डेल्टा यू
यू को इन्होंने इंटरनल एनर्जी को इन्होंने ई से ही डिनोट किया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। डेल्टा ई जो है वो डेल्टा यू ही है। दोनों की वैल्यू 500 जूल है और वर्क डन हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं किया। अगर वॉल्यूम चेंज ना हो तब भी जो है वर्क डन 0 होता है। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे भाई हमारे पास नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही डाल लिए थे मैंने, तो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन थे, साथ में नीट के भी क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, कुछ फायदा हुआ होगा ये लेक्चर देख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है वो भी हम लोग देखेंगे भाई। इंथैल्पी का टॉपिक आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, जुड़े रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो।